हमने खामोशियों को आवाज बेबाकी से बोलते हैं, परिचय की मोहताज नहीं है। और आपके इंटरव्यूज तो मैं पिछले 3-4 साल से 2014 के बाद इन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे। चुपड़ी चुपड़ी बातें और ये झूठ, ये छल कपट से पेट भरने वाला पूछा गया। और आप भी पूछ रही हैं क्या पीएम मोदी मुझसे मिलना चाहिए, यही मीडिया बताएगा कि ये एंटी नेशनल है, फिर उन्हें पता चलता है। लाठीचार्ज हुआ और हमने देखा कि किस तरीके से नेशनल मीडिया ने आप लोगों को आतंकवादी पे पट्टी रहे, अकल पे ताला रहे, मेरे साई वक्त का यूं ही मरता हूँ कि मील मालिक के कुत्ते भी चर्बीले हैं, इन पे मजदूर आज भी मर रहा है। इस बात को नहीं समझ रहा कि सारे देश की मीडिया मुझसे ये सवाल पूछती है कि पीएम मोदी मिलेंगे तो मिलेंगे। महिलाओं को 8,000 6,000 मिल रहे हैं, पुरुषों को 12 14 15। डरो मत से लेकर शोषित, वंचित और जो का अन्याय और किस तरीके का आर्थिक और शारीरिक और सामाजिक शोषण तरीके से जानते हैं। हम मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पूंजीपतियों के हित में है, वो मुझसे नहीं मिलेंगे। वो सत्ता हित में है, वो मुझसे नहीं मिलेंगे। मैं इस देश की मेहनत कर आबादी के हितों की बात करी तो हम आपके खिलाफ भी सड़कों पे आ जाएंगे। हमें किसी की भक्ति का नशा ये कैमरे पे कही गई। इरफान, मजदूर और गुलाम में क्या फ़र्क है? मैं एक दफ़े को हिचक गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद रहे प्रधानमंत्री, इसलिए नहीं कि मैं बह रहा हूँ, वो मुझसे मिले हैं। बहरहाल आपने मीडिया की बात की तो मीडिया की भूमिका पर भी सवाल जरूरी है। भूमिका आप 2014 के बाद हर स्तर पे मतलब चलेगा। और आप कल आइए, हम गाड़ी भेज देते हैं, तो वो नहीं, हम आप सिलेक्टेड सवाल दे देंगे। खामोशियों को आवाज बनते देखा है, हमने सवालों को इनकलाब बनते देखा है। सवाल तेजी से उठे तो इनकलाब बना, इनकलाब बने तो फिर सत्ता का अहंकार झुका टूटा। और छात्र आंदोलन में यूँ तो हजारों चेहरे थे, लेकिन एक चेहरा आज घर घर जाना पहचाना जा रहा है। उसकी बातें दिलों पर राज कर रहे हैं और आज राजनीति के केंद्र में उनकी चर्चाएं तेज हैं। यानी कि नेता प्रतिपक्ष भी उनके द्वार पर, उनके घर, उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ इस टाइम वायरल इरफान की, जो छात्र आंदोलन में दिल्ली की जंतर मंतर से वायरल हुए। उनकी बातों ने देश के बुनियादी मुद्दों को उठाया और जब मुद्दे चर्चा के केंद्र में आए तो फिर सवाल उठा कि आखिर इतने समय से विकास का दावा और वादा करने वाली डबल इंजन सरकार क्या देश के उन वर्ग को भूलती जा रही है, छोड़ती जा रही है जो इस देश को चलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। इरफान हमारे साथ है और मैं इरफान के उसी घर पर खड़ी हूँ जिसने उनका संघर्ष लिखा, देखा और उनके संघर्ष के साथ साथ उनको ये हौसला दिया कि वो अपनी बात को बेबाकी से रखें। इरफान, बेबाकी से बोलते हैं, परिचय की मोहताज नहीं है। और आपके इंटरव्यूज़ तो मैं पिछले 3-4 साल से ले रही हूँ। मुझे याद है कि जब पहली बार इरफान मुझे मिले थे, जंतर मंतर का ही वो इलाका था, प्रदर्शन चल रहा था और शुरुआत हुई थी डरो मत से लेकर शोषित, वंचित और जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग, उसकी आवाज़ बनते उभरते इरफान हमारे साथ है। इरफान, कैसा लग रहा है? वायरल तो उस टाइम भी हुए थे, लेकिन इस बार वायरल हुए तो राजनीति का चर्चा का केंद्र बन गए। कितनी बदली जिंदगी, वायरल होकर कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा जय श्री कृष्णा, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। जैसा कि मोहम्मद इरफान अपने परिचय में, आप मुझे बेहतर तरीके से जानती हैं। कुछ लोग मुझे 10 दिन से जान रहे हैं, आप मुझे बहुत पहले से जानती हैं, मेरे स्वभाव को, भाव को और मेरे बात करने के तरीके को। इस बार क्या बदला है? इस बार ये बदला है कि मैं क्या चाहता था कि मैं इस देश की बड़ी आबादी की पीड़ा को सरकार के समक्ष रखूं, देश के समक्ष रखूं। पिछले 15 सालों से ये कोशिश कर रहा था, इस बार मैं सफल हुआ। 15 साल का संघर्ष, क्या 15 साल में जिन मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं, नेता से लेकर मीडिया में और मीडिया से लेकर चाहे वो आंदोलन के बीच क्यों ना हो, वो मुद्दे जो बेहद अहम है, सबसे पहले ये बताइए कि शोषित, वंचित, गरीब जो मजदूर वर्ग है, उसको इस विकास की रफ्तार में आप कहाँ देख पा रहे हैं? सबसे पहले आप जहाँ खड़ी हैं ना, ये दिल्ली का एक स्लम एरिया है। यहाँ ज़्यादातर मजदूर परिवार रहते हैं, ज़्यादातर सभी मजदूर परिवार रहते हैं और अगल बगल की फैक्ट्रियों में काम करते हैं। लेकिन ये सरकार चाहती क्या है? ये सरकार चाहती है कि आँख पे पट्टी रहे, अकल पे ताला रहे, मेरे साई वक्त का यूं ही मर्तबा आला रहे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। 2014 के बाद इन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, हमने मान लिया, आ भी गए। किसके? मित्रों के। आपने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये बात भी गई आपकी। आपने खाया ना खाने दिया, गरीब भूखा मर गया। ये जो सरकार है पिछले 12 सालों से, इसकी एक ही नीति है, बांटो और राज करो। और हमारी नीति है कि हम अपनी असहमति रखेंगे आपके अन्यायपूर्ण व्यवहार पे,
आपकी लापरवाही पे और मजदूर किसान की बेबसी पे। मैं जहाँ से आता हूँ वो देश की बड़ी आबादी का एक हिस्सा है और मैं उस आबादी का हिस्सा हूँ। जिस तरीके से खेत में, खलिहानों में, गांव, बाग, बगीचों, बागवानों में, फैक्ट्री और कारखानों में, निर्माणाधीन इमारतों में, असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाला बड़ा हिस्सा जिसके पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। दिल्ली में 18 से लेके 22 तक की न्यूनतम मजदूरी है मर्द और औरत के लिए, लेकिन महिलाओं को 8,000 6,000 मिल रहे हैं, पुरुषों को 12 14 15,000 मिल रहे हैं और पुरुषों को जो मिल रहे हैं उसकी ड्यूटी 11-12 घंटे हैं। ये किस तरीके का अन्याय और किस तरीके का आर्थिक और शारीरिक और सामाजिक शोषण है। आपकी चुपड़ी चुपड़ी बातें और ये झूठ, ये छल कपट से पेट भरने वाला नहीं है। इस देश की मेहनत को, आबादी को आपने दिया क्या है? आपकी नीति सत्ता हित में है, पूंजीपति हित में है, मित्रों के हित में है, लेकिन इस देश के गरीबों के हित में नहीं है। आपने श्रमिक कानून अधिनियम 1948 को ख़त्म किया, उसमें से 29 कानून लाके 4 मजदूर कानून लेके आए, बोला ये मजदूरों के हित में है। आप कानून बनाए लेकिन ज़मीन पे मजदूर आज भी मर रहा है। अपनी मेहनत का पैसा भी पूरा नहीं मिल रहा है। अगर 18 से 8 मिलेंगे तो कितने का फ़र्क है? 10,000 रुपये का। आप उसे राशन दे रहे हैं कि हम आपको राशन दे रहे हैं, आप उसे उसकी पूरी मेहनत दीजिए, वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर पाएगा, उम्मीद और सपने देख पाएगा, अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएगा। लेकिन आप उसकी जब मेहनत का पैसा भी उसको नहीं देंगे तो कैसे करे सरवाइव? वो बेबस है, निराश है, वो बेबस है, निराश है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मिल मालिक के कुत्ते भी चरबीले हैं, हमारे देश के मजदूरों के चेहरे पीले हैं। इस व्यवस्था में फैले अंधेरे को हटाना है, उनकी मेहनत का वाजिब पैसा दिलाना है। यही प्रण और यही संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया था कि ना देश झुकने दूंगा, ना देश बिकने दूंगा। सेवादार बनकर आए थे वो देश में। उन्होंने कहा ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो अपने मन की बात सुना रहे हैं। पिछले 12 सालों से इस देश की बड़ी आबादी जो जड़ जंगल जमीन में है, खेत खलिहानों में है, फैक्ट्री कारखानों में है, उसके मन की पीड़ा कौन सुनेगा? आप सलम में खड़ी, यह है भारत, यह है भारत के 80% आबादी की पीड़ा। महसूस कीजिए। ए मेरी बहन कैंप से आ रही हो तो महसूस कीजिए। मैं आपको भी ऐसे लोगों से मिलवा दूंगा जो कंपनियों में से आ रही हैं, 6,000 8,000 में काम करती हैं। देखिए, ये मुद्दे चुनावों से भी गायब दिखते हैं और ये मुद्दे सत्ता के गलियारों से भी गायब दिखते हैं, क्योंकि जब चुनाव आता है तो मुद्दे बदल जाते हैं। हालांकि नेता तभी यहाँ दिखाई देते हैं। इरफान, मैं तमाम मुद्दों पर जो बातें चल रही हैं उस पर दोबारा लौटेंगे, लेकिन मैं आती हूँ वायरल इरफान पर। वायरल आप अभी हुए हैं, जान पहचाने अभी जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले इरफान की ज़िंदगी कैसी थी? आर्थिक, पारिवारिक जिम्मेदारी और ये झोपड़ी जिस पर छत भी नहीं है, ये संघर्ष, क्या कुछ कहेंगे? आंखें नम हो जाती हैं क्या अभी भी जब याद करते हैं? देखिए, मैं भी इस देश की मेहनत का आबादी से निकल के आया हूँ और मेरी भी जद्दोजहद, वो कॉम्प्रोमाइज़, ये नहीं लेना, इसे नहीं, वो ये सब ऐसा हर पल सोचना। और बड़े 3 साल 2 साल तो मैंने डिप्रेशन की, एंजाइटी की दवाएं खाई हैं। ज़िंदगी हर किसी की कश्मोकश में है। यहाँ अपने पिता और पापा के, अपने पिताजी के साथ, और मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ सोता हूँ। ये मेरा घर, ये बर्फ़ की दुकान है, ये मेरे घर को चलाती है, मेरी जीविका है। इन सब के बीच, कठिनाइयों के बीच सलम की बड़ी एक अपनी पीड़ा है। यहाँ क्राइम भी है, नशा भी है। जहाँ गरीब है वहाँ पर 100 तरह की बीमारियाँ भी हैं। हमने यौन हिंसा के ऐसे ऐसे मामले देखे हैं जिसको कैमरे पे बता नहीं सकते। हर रिश्ता, हर उम्र तार तार होते देखा है। इन सब चीज़ों के बीच में अपने आप को बचा के इस देश के लिए समर्पण भाव से जंतर मंतर पे गए हैं और पुलिस के समक्ष खड़े होकर, सरकार के समक्ष खड़े होकर लाठियाँ खाई हैं और संघर्ष किया है। और आज इरफान को ऐसी कौन सा लम्हा या कौन सा संघर्ष मजबूर किया कि इरफान को गढ़ा जाना चाहिए? इरफान को क्यों लगा कि मुझे देश के, समाज के बुनियादी मुद्दों पर अब चर्चा करनी चाहिए? क्योंकि आपका खुद जीवन जो है बहुत संघर्षपूर्ण रहा। मैं अपने जीवन को जब देखता हूं तो मैं इस देश की बड़ी आबादी के जीवन को देखता हूं, क्योंकि मैंने अपने छोटे से जीवन में ना जाने कितने लोगों को फांसी पे लटक के मरते देखा है अपने आसपास में, ना जाने कितने बच्चों को यतीम होते देखा है मैंने अपने आसपास में, ना जाने कितने लोगों को शराब से मरते देखा है अपने आसपास में, ना जाने कितने घरों को बर्बाद, घरेलू हिंसा देखी है मैंने।
मियाँ बीवी के बड़े झगड़े देखे हैं बचपन से। इस माहौल में, इस तंगी और इस बेबसी और इस निराशा में मेरा जीवन गुजरा है। जब हम ये देखते हैं तो बहुत कुछ समझते हैं, फिर उस समझ को व्यवस्था के सामने रखते हैं कि ये हजूर आप ही तो कह रहे थे सब कुछ अच्छा कर देंगे और चंगा कर देंगे। क्या ये सब सोचकर आंखें नम हो जाती हैं? ये सब सोच के जब कैमरे पे कई बार आपके सामने भी रो गया मैं, कई दफ़ा मैं आपके सामने भी रो गया, तो ये सब चीज़ें हमारे सामने, हम किसी के भक्त नहीं बन सकते, हम सोच और विचार के व्यक्ति हैं। जिस मैं कोई मुझसे कहेगा कि तो आप तो राहुल के भक्त हैं क्या? नहीं, मैंने देश के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के सामने ये कहा कि आपने मेरी वादा खिलाफी करी तो हम आपके खिलाफ भी सड़कों पे आ जाएंगे। हमें किसी की भक्ति का नशा सवार नहीं है, हम हक असूलों की बात करते हैं। हम इंसान हैं और हमारी ज़रूरतें हैं, और मेरा देश का संविधान कहता है भारत के सभी संसाधनों पे भारत के प्रत्येक नागरिक का बराबर का अधिकार है। और आपके इन्हीं शब्दों को, इन्हीं अंदाज को सुनकर नेता प्रतिपक्ष आपके घर तक मिलने आ गए। वो मुलाकात कैसी थी? पर्दे पर क्या कुछ था वो सब देश ने देखा, लेकिन पर्दे के पीछे क्या बात हुई? क्या राहुल गांधी ने किसी तरीके का आश्वासन आपको दिया, या आपके मुद्दों को सुनकर क्या ये वादा किया कि वो संसद में उन मुद्दों को उठाएंगे? उन्होंने कहा है कि आपके मुद्दे बहुत गंभीर हैं, इस देश की बड़ी आबादी पे जो पीड़ा है वो ठीक है। उन्होंने कहा कि इरफान, मुझसे उन्होंने कहा कि, और ये पर्दे के पीछे कोई बात नहीं है, ये कैमरे पे कही गई, इरफान मजदूर और गुलाम में क्या फ़र्क है? मैं एक दफ़े को हिचक गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद उनकी बातों में समझ गया कि मज़दूरों के अधिकार होते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी, 4 छुट्टी और न्यूनतम सामान्य न्यूनतम मजदूरी होती है, लेकिन गुलाम के कोई अधिकार नहीं है। गुलाम को खटाया जाता है, उसके खून पसीने को रगड़ाया जाता है, लेकिन उसकी मेहनत का वाजिब पैसा उसे नहीं दिया जाता। क्या मौजूदा सरकार देश के मजदूरों को गुलाम बनाने का प्रयास कर रही है? आप जहाँ खड़े हैं यहाँ पे, इधर आइए, आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो देश की जो बड़ी आबादी है, देश की जो बड़ी आबादी है, आपको फैक्ट्री में कितना रुपए मिलता है? 300 रुपया, 300 दिहाड़ी, 900, 9,000। 9,000। ये महिला है 9,000 है, और दिल्ली की स्केल 18,000 है, तो कितने का फ़र्क है? इस बढ़ती महंगाई के ज़माने में जहाँ गैस का जो संकट खड़ा हो जाता है, तो 500 रुपये लीटर इसने गैस भराई है। ये कैसे अपने बच्चों का जीवन देखे, कैसे उसका पालन पोषण करें? 9,000 रुपये में संसार चला रही हैं, इंसान होने का फ़र्ज भी नहीं निभा पा रही हैं। इस पीड़ा को क्योंकि ये नहीं बता पा रहे हैं, ये लोग नहीं बता पा रहे हैं, तो हम बताते हैं। यह हजूर, बड़ा मुश्किल है संसार में जीना, थोड़ा दया कीजिए, थोड़ी नीति और निर्माता में हमारे हितों को जगह दीजिए। पहले राहुल गांधी पर बात करते हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी, जिनको सत्ता पक्ष शहजादा कहती है, वो आपसे मिलने आपके छोटे से घर में आ गए। कैसा लगा उनका व्यक्तित्व देखकर? किस तरीके से मुलाकात हुई? क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, मैं एक प्रदर्शनकारी हूँ और देश में घट रही घटनाओं को बारीकी से नज़र रखता हूँ, और देश के नेताओं पे भी बारीक से नज़र रखता हूँ। पूरा धन बल छल कपट, पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी लगा दी उस व्यक्ति के पीछे। उसका कसूर ये था कि वो गांधी परिवार में जन्मा था, उसका कसूर ये था कि वो राजीव सोनिया का लड़का है, उसका कसूर ये है कि वो प्रियंका का भाई है। बस इस कसूर के खातिर उसे पूरी दुनिया में अपमानित किया गया, उसको बदनाम किया गया, उसकी छवि को बिगाड़ा गया और कहा गया कि इसमें समझ नहीं है। उस हर शख्स को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के जंतर मंतर में जो आपका सबसे समझदार आदमी हो, उसे उसके सामने बिठा के किताबी ज्ञान कर लीजिए, पूरे देश के सामने इस भ्रम को भी दूर कीजिए। हालांकि राहुल गांधी ने कई बार चैलेंज किया कि पीएम मोदी आइए हम डिबेट करते हैं, इस भ्रम को भी दूर कीजिए। और जिस तरीके से वो मेरी बस्ती में आए और सलम बस्ती में आने के बाद लोगों को कहा आइए मुझसे मिलिए, मैं आपसे मिलने आया हूँ, बूढ़ी माँ और बच्चों के साथ वो मिले, और हिचकिचाहट नहीं थी, असहज महसूस नहीं कर रहे। मुझे इस तरीके का नज़रिया नहीं था कि देश के सामने मेरे सामने नेता प्रतिपक्ष हैं और देश के राहुल इतने बड़े नेता हैं और मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये खासियत राहुल गांधी की, जिस अंदाज में वो मिल रहे हैं आंदोलन से लेकर घर तक। क्या लगता है कि देश का जो गरीब तबका है उसके लिए शिक्षा आज भी अधिकार कम और संघर्ष ज़्यादा है? जब हम देखिए, हम स्लम में रहते हैं और शिक्षा का निजीकरण अमीरी गरीबी की खाई को और बढ़ा रहा है। माँओं की आंखों के सपने मर रहे हैं, उम्मीदें मर रही हैं। आप देखिएगा 10वीं 12वीं से पहले ड्रॉप आउट करने वालों की संख्या भारत में कितनी है, उनकी संख्या कितनी है, आप इस पे नज़र मारिए कितनी है। वो सब इस देश में
इस देश में कहीं ना कहीं मजदूर बनाए जा रहे हैं, ऐसे मजदूर जिनके कोई अधिकार नहीं, मतलब गुलाम बनाए जा रहे हैं। और फिर हम सुनते हैं कि 93,000 से ज़्यादा देश में स्कूल बंद हो गए। तो वो हमें लगता है कि हमारे सपने मारे गए, हमारी उम्मीदें मारी गए। इसीलिए मैं कहता हूँ जो ढलोजी ना कर सका ये हुक्काम कर देंगे, थोड़ा कमीशन तो दो, ये हिंदुस्तान नीलाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, लेकिन बाजारों में चीज़ों के दुगने दाम कर देंगे। इरफान, आप प्रदर्शन का हिस्सा बने, वहाँ लगातार गए, आपको डर नहीं लगा कि आप पर किसी तरीके का एक्शन हो सकता है? आपका नाम काफ़ी है, पहचान है। जिस तरीके की 20 तारीख की हमने लाठीचार्ज देखा, दिल्ली पुलिस का एक्शन, तब मन में क्या आया? क्या लगा कि लोकतंत्र कमज़ोर पड़ रहा है या लोकतंत्र को ख़त्म करने का पूरा प्रयास रच दिया गया? देखिए, अगर डर स्वाभाविक है और शारीरिक पीड़ा स्वाभाविक है। जब शरीर पे पीड़ा आएगी ना तो आंखों में आंसू भी आएंगे और चेहरे पे उसका खौफ भी नज़र आएगा, और डर भी स्वाभाविक है। लेकिन कब तक डरे? हम नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब। तो क्या आप खुद को ये मानते हैं कि मैं जिंदा हूँ और इसीलिए बेबाकी से बोलता हूँ? मुझे अपने नाम की पहचान से डर नहीं लगता। मुझे मेरी एक पहचान है कि मैं भारतीय हूँ और मैं देश की बड़ी आबादी से आता हूँ, और मेरे अपने कुछ मुद्दे हैं, पीड़ा हैं जिसे सरकार इग्नोर कर रही है। हम आपकी चुपड़ी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले। हमारी ज़िंदगी की अपनी ज़रूरतें हैं, हम भी इंसान हैं और हम भी जीना चाहते हैं, और हमारी भी उम्मीदें हैं और हमारे भी सपने हैं। तो उन्हीं सपनों को साकार आप अपने मन की बात बताते हैं, हमारे मन की पीड़ा कौन सुनेगा? लेकिन पीएम मोदी तो देशवासियों को अपना परिवार कहते हैं। जो सियासतदार होता है ना, वो शब्दों का माहिर होता है। वो कुछ भी कहते रहें, इस देश की बड़ी आबादी, लोकतंत्र में मैं बार बार कहता हूँ, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के हितों में काम करे, लेकिन वो पूंजीपतियों के हितों में और सत्ता हितों में, और जनता आज भी वीरान है। मैं 4-5 रैपिड क्वेश्चंस कर रही हूँ जिसका जवाब आप 1 या 2 शब्द में दीजिएगा। पहली बात तो राहुल गांधी, क्या आप उनको मानते हैं? जननायक के तौर पर देख रहे हैं कि वो आने वाले समय में देश के हर ज़रूरी मुद्दों को संसद में उठाने का काम करेंगे। क्या चाहते हैं कि वो किस पद पर रहे? प्रधानमंत्री, सीधे इस देश के भविष्य के लिए, नौजवान मजदूर किसान के लिए। इसलिए नहीं कि मैं बह रहा हूँ, वो मुझसे मिले हैं। मैं एक प्रदर्शनकारी हूँ, और गांधी की सोच और अंबेडकर की सोच और राजा राम मोहन राय की सोच और शहीद भगत सिंह और अशफाक उल्लाह की सोच का भारत चाहता हूँ। यूनिटी, इक्वालिटी, एकता, समानता, भाईचारा, नो घृणा, किसी तरह का किसी की तरह की नफरत नहीं, भाईचारा वाला देश चाहते हैं, समानता, यूनिटी, इक्वालिटी वाला देश चाहते हैं। मुझे लगता है कि उस देश को इसके पटल पे, दुनिया के पटल पे आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं राहुल गांधी। और पीएम मोदी? पीएम मोदी क्या कह सकते हैं उनके बारे में? उनकी मित्रों से फ्रेंड्स पर आ गए, अब तो दोस्ती कीजिए कम से कम। देखिए, हमारी असहमति है उनके साथ। वो इस देश के बड़े कारपोरेट घरानों के शादी ब्याहों में जाते हैं और हमारे दुखों के बारे में उन्हें नहीं पता। जंगल में रहने वाले, ग्रामीण भारत में रहने वाले, स्लम में रहने वाले, मिडिल क्लास की फैमिली के अपने कष्ट हैं, उनके बारे में उन्हें नहीं पता। उनकी एक अलग नीति है, बांटो और राज करो। इरफान, मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ। दोनों ही पद जो संविधानी में सबसे उच्च पद माने जाते हैं, नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री, अगर आपको मौका मिला बातचीत करने का, मुलाकात का, हालांकि राहुल जी से आपकी मुलाकात होगी, लेकिन अगर पीएम मोदी से आप मिलते हैं तो क्या सवाल या क्या बात आप उनके सामने रखना चाहेंगे? सबसे पहले मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। राजदीप सरदेसाई देश के एक बड़े नामचीन पत्रकार हैं, उन्होंने भी मुझसे कहा कि पीएम मोदी से मिलेंगे तो क्या बोलेंगे। बहुत सारे पत्रकार कह रहे हैं मुझे, जी इस्लाम में भी पूछा गया और आप भी पूछ रही हैं, क्या पीएम मोदी मुझसे मिलना चाह रहे हैं? पहले तो ये बताइए। दोस्ती तो जरूर करना चाह रहे हैं जंजी से। देखिए, अगर वो मुझसे मिलना चाह रहे हैं तो खुल के कहिए, क्योंकि देश की बड़ी मीडिया और बड़े बड़े पत्रकार ये सवाल मुझसे बार बार कर रहे हैं। अगर वो मिलते हैं तो क्या आपके पास बातचीत? अगर मैं और वो मिलेंगे तो हमारी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। हम दोनों ही देश के हित में अगर काम करना चाहें तो हम मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो पूंजीपतियों के हित में है, वो मुझसे नहीं मिलेंगे। वो सत्ता हित में है, वो मुझसे नहीं मिलेंगे।
मैं इस देश की मेहनत कर आबादी के हितों की बात करता हूँ, मुझसे कैसे मिलेंगे। मैं मजदूर किसान नौजवानों के हितों की बात करता हूँ तो मुझसे कैसे मिलेंगे। लेकिन मैं इस बात को नहीं समझ रहा कि सारे देश की मीडिया मुझसे ये सवाल पूछती है कि पीएम मोदी मिलेंगे तो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। हाँ, बहुत साधारण व्यक्ति अपने आप को चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री वो कहते हैं, तो इसीलिए लगा कि शायद वो मुलाकात कर ले। बहरहाल आपने मीडिया की बात की तो मीडिया की भूमिका पर भी सवाल ज़रूरी है। 20 तारीख को लाठीचार्ज हुआ और हमने देखा कि किस तरीके से नेशनल मीडिया ने आप लोगों को आतंकवादी, देशद्रोही और पूरी तरीके से इस पूरे आंदोलन को हिंसात्मक फैलाने वाला आप पर आरोप लगा दिया। मीडिया की भूमिका आप कैसे देखते हैं? मीडिया की भूमिका आप 2014 के बाद हर स्तर पे मीडिया की भूमिका जो है पूरी तरीके से मिट्टी में धूमिल हो गई है। अब उनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया। अगर जो लोग भी टीवी पे देख रहे हैं उन्हें संकट आएगा, जब वो सड़क पे आएंगे तो यही मीडिया बताएगा कि ये एंटी नेशनल है। फिर उन्हें पता चलता है ये हमें, हम तो ये नहीं देखते तो ये हमें एंटी नेशनल बता रहे, जैसे इन्होंने छात्रों के साथ किया। पहले मुझे याद आया हम इंटरव्यू करते थे तो बड़ा जाने माने पत्रकारों का अंदाज बताया करते थे, अब भी देख रहे होंगे कुछ? अब नहीं, अब मैं उन्हें क्या बताऊंगा। मुझे कल अभी मैं लगातार नेशनल मीडिया से बात कर रहा हूं तो कल मुझसे बात करी एक पत्रकार ने कि हम आपको टीवी पे लाइव हमारा एक एयर चल रहा है, लाइव एयर चल रहा है। मतलब चलेगा हाँ। और आप कल आइए, हम गाड़ी भेज देते हैं। तो वो चैनल बड़ा खतरनाक है विचारों से। तो मैंने कहा हाँ मैं आ जाऊँगा, ठीक है, लेकिन मैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अरे नहीं, हम आप सिलेक्टेड सवाल दे देंगे हम आपको। मैंने कहा मैं सवालों से नहीं भागता, आपको जो चाहे वो पूछना, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। जब समय होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए क्या नजरिया है, कह रहा है कि हम आपको सॉफ्ट कर सिलेक्टिव सवाल, यानी कि पहले से बता देंगे क्या पूछा जाएगा। क्या इसी तरीके से नेताओं के इंटरव्यू हो रहे हैं आज? शायद इसी तरीके से नेताओं के इंटरव्यू ठीक होते है, हैं। का एक सवाल सबसे अलग, इरफान ये मुस्कुराता चेहरा कब घोड़ी चलने वाला है, कब शादी करने वाले हैं? मैं देखिए ये कोई शादी वादी नहीं, देश और देश धर्म के लिए जिएंगे और समाज के लिए जिएंगे, मेहनत कश गरीब आदमी के लिए जिएंगे। शादी कर कर भी वो तमाम काम कर सकते हैं आप? अब मैं बात करूं रोटी की और वो बात करे कोठी की तो मेल ना हुआ, टकराव हो जाए, फिर कोर्ट चले जाएं, जेल चले जाएं, क्या फायदा। तो मतलब किसी भी तरीके की रुकावट अड़चन आपके मकसद में ना आए। ना ना, आगे क्या चुनाव लड़ने की तैयारी है? ये सवाल भी बार बार पूछा जा रहा है। ये भविष्य की को में क्या पल रहा है क्या बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल में तो अभी जनसंघर्ष के मोर्चे पे लगे रहेंगे, लोगों की आवाज़ को बुलंदी से उठाते रहेंगे, जंतर मंतर पे पुलिस की लाठी खाते रहेंगे। ठीक है, लाठियां बरसी, छात्र आंदोलन पे हमने तस्वीरें देखी, किस तरीके से पुलिस का एक्शन देखा गया, मीडिया की भूमिका हुई वो तमाम सवालों के घेरे में है। लेकिन उस आंदोलन से एक चेहरा निकल कर आया, इरफान, जिसके शब्द आज दिलों पर राज कर रहे हैं। आप लोगों के घर घर इरफान का नाम और चेहरा इस वक्त चर्चाओं में है। आप उनकी बयानों को लेकर, उनकी बातों को लेकर कितने प्रभावित हैं और कितना उनकी बातों से सहमत है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और क्या लगता है कि इस जैसे नौजवान युवा राजनीति में आने चाहिए जिसके चलते देश के असल मुद्दे राजनीति के केंद्र में आ सके, क्योंकि मुद्दे अगर देखी जाए तो हिंदू मुसलमान से लेकर बहुत सारे मुद्दे दिख जाएंगे, लेकिन असल गरीब शोषित वंचित वर्ग के मुद्दे अभी भी कोसों दूर चर्चाओं से दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा।